आगामी परीक्षा लेखपाल और यूपीएसआई, खासकर लेखपाल के एग्जामों में और पीसीएस और यूपीएससी के मेंस एग्जाम में आप अक्सर ये बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और संरक्षण से संबंधित बहुत क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे। और इसी आने वाली जो लेखपाल की मेंस परीक्षा होनी है उसमें भी इसका एक खंड है और बहुत इंपॉर्टेंट खंड है। इसके अंतर्गत हम लोग कम से कम बिंदुओं में कैसे इसको पूरा कवर किया जाए ताकि एग्जाम में हमारे लगभग क्वेश्चंस हैंडल हो जाए, ये हमारी सभी की प्रतियोगी परीक्षा छात्रों की चिंताएं बनी रहती। इसी उपलक्ष्य में मैंने कुछ विजन आईएएस के नोट्स में कुछ क्लिप्स आउट करने की कोशिश की है जो कम समय में बहुत पॉइंट निकले, निकाल कर उसको कैसे भी क्वेश्चन ओरिएंटेड और अकॉर्डिंग टू एग्जाम ये कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आप लोग के लिए कुछ ये बेहतर साबित हो सके। इसमें आप पारिस्थितिकी तंत्र इको सिस्टम है, तो इसको सिस्टम में 2 पॉइंट लेकर याद कर लेना कीजिए। 2 पॉइंट का कहने का मतलब मेरा ये होगा, जैसे इसमें ये ध्यान रखिएगा केवल 2 पॉइंट, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक को आपको बताने की नहीं, एक बार जान लीजिए, सुन लीजिए। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो जैविक घटक में आ जाएंगे, निर्जीव वस्तुएं अजैविक में। इतना ही पॉइंट याद रखना है। फिर इसके कार्य जरूर ध्यान रखिए, जब कार्य देखो इन्होंने बताया है पॉइंट वाइज, ये पॉइंट वाइज, तो इसको जरूर ध्यान रखें। जैसे अब क्या करना है, नंबर एक भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम है और ये मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। मैन मेड भी होगा और नेचुरल भी होगा। तो आप इन सब बातों को जब देखेंगे तो मैं पक्का श्योर कह रहा हूँ कि इससे आपकी एक पकड़ हो जाएगी। अब मैन मेड जो है, ऐसे आप कोई एक खेत ले लीजिए, हाँ, आपने चाहे धान की खेती की हो, चाहे आपने गेहूं की हो, आप इस पे ही रुक जाओ यहीं पर। इसके मतलब जोड़ते चले जाओ, जो एग्जाम हॉल में आएगा पकड़ लीजिएगा। ये आपका हो गया मानव निर्मित, ठीक है। बाग हो गया, मानव निर्मित हो गया। तालाब भी एक है, मानव निर्मित है। अब जो हमें अपने आप जो प्राप्त हुई है वो हम प्राकृतिक हो जाएंगी। प्राकृतिक में जैसे आप समुद्र हो गया, नदियां हो गई, ग्लेशियर्स, जंगल वंगल जो अपने प्राकृतिक वातावरण में प्राय हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, जहां पर मनुष्य का हस्तक्षेप हुआ है और जो भी बना हुआ, आपका होम गार्डन भी इसी में आ जाएगा, तो वो आप प्राकृतिक में आ जाएगा, मतलब उसको ह्यूमन मेड बोलेंगे, आपने बनाया है। आपने मानव ने जो भी थोड़ा सा एड ऑन किया नेचर में, वो मानव निर्मित हो गया। और जिसको ऐसे रहने दिया गया वह प्राकृतिक हो गया। अब इन चीजों को ध्यान रखते हुए अब आगे बढ़ेंगे। देन आफ्टर ये क्या करना है कि अब इनमें ऊर्जा का प्रवाह तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि भाई वो स्थिति बनाने रखने के लिए आप पोषक स्तर होते हैं इसमें। तो खाद्य श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं बहुवचन यहाँ यूज हुआ है। तो श्रृंखलाएं का मतलब क्या हुआ, बहुत से तरीके होंगे खाना खाने के, बहुत से तरीके होंगे। हम लोग मानव हैं, तो या कहीं आपको शाकाहारी भी मिल जाएंगे, सर्वाहारी भी मिल जाएंगे, मांसाहारी भी मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जंतुओं का, कई प्रकार के जंतुओं का सेवन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि अ, समस्त प्रकार के जानवर को खा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल वेजिटेरियन है ऐसा। तो आप इनमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक बार छोटी सी क्लास की, 10th की क्लास की उठा कर देख लीजिएगा एक बार कि खास श्रृंखलाएं क्या हैं और इनके कितने स्तर हैं। तो आप कम से कम 10, 5, 6 स्तर प्राप्त कर लेंगे। जैसे घास को खाएगा हिरण, हिरण को बाघ, और घास को खरगोश भी तो खाएगा, घास बकरी को खाएगा। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे समानांतर रूप से आपको दो बहुत से सारे जाल श्रृंखलाएं मिलेंगी भोजन को प्राप्त करने की और अंतिम चरण तक चलने की, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक। फिर आप अब जब इन्हीं तंत्रों को एक में मिक्स पाएंगे तो उसका एक नाम पड़ जाएगा खाद्य जाल। और एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत सिंक्रोनाइज्ड है। इसका अगर खंडन होने से ही हमारे पर्यावरण में पारिस्थितिकी में चेंज होने से हमारे लिए उसमें क्या कहते हैं कि अवरोध पैदा होता है इस तंत्र के अंदर। तो वो जो कि वायुमंडल में बहुत विनाशकारी साबित होता है आगे चल के। कई परिवर्तन होने लगते हैं, आपने देखा, अनुभव किया होगा कि मौसम और जलवायु, तो मौसम बहुत कम समय में परिवर्तित होने वाली ये घटना है। जलवायु एक बहुत दीर्घ समय में, जहां तक मैं अपडेट कर रहा हूँ, 31 साल में जलवायु चेंज होती रहती है। लेकिन मौसम बहुत ही अल्पकालिक है और जलवायु बहुत दीर्घकालिक है। पारिस्थितिकी पिरामिड ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें 10% का नियम लगता है कि
पिरामिड का जो जैव भार है ऊर्जा के आधार पे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर जो जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा वहां पे ऊर्जा की प्रवाह जो है हर स्तर से 10% कम होती चली जाएगी, तो इसको 10% का नियम कहते हैं। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, अनुक्रमण। अब इसको लेखपाल के लिए तो बहुत मैं ना कहूंगा कि कोई एग्जाम का कोई, हर एग्जाम का अपना स्टैंडर्ड होता है, तो उसके अंतर्गत आप ये कर सकते हैं कि अ, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक जो अनुक्रमण होता है जैसे कि चट्टान हो गया, बंजर आवास हो गए, बंजर का आप जानते होंगे। अब द्वितीयक में क्या होगा, ऐसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो विक्षुब्ध क्षेत्रों में आते हैं, जैसे वनाग्नि है, इन सब के बाद जो होने वाला अनुक्रमण होता है इसको पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं, और ये क्रमिक होता रहता है। इसके कुछ चरण होते हैं, आप चरण इंपॉर्टेंट है, तो चरण का टर्म याद कर लीजिए या मिनोमिस बना लीजिए। तो एक अग्रणी चरण होगा, एक क्रमिक चरण होगा, एक चरमोत्कर्ष समुदाय का चरण होगा। अब एक एक लाइन को डिफाइन भी कर लेते हैं इसमें। किसी नए या विक्षुब्ध क्षेत्र में पहली बार कठोर प्रजातियों द्वारा प्रारंभिक उपनिवेशीकरण, कठोर प्रजातियां। क्रमिक चरण में क्या होगा कि यह मध्यवर्ती समुदाय होता है, इसमें उत्तरोत्तर एक दूसरे का स्थान लोग लेते रहते हैं, क्रम से चलते रहते हैं। ठीक है। और चरमोत्कर्ष समुदाय क्या हो गया, अब कोई जलवायु के कारण होगा, किसी दिए गए जलवायु के लिए अब परिपक्व अंतिम समुदाय जो साबित होता है, जैसे कि इंस्टिंक्ट वाले जो साबित होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्प्राप्त हुई है आग, बाढ़, जलवायु विस्फोट जैसी घटनाओं के बाद प्राकृतिक पुनराप्ति, मतलब पुनः पुनः एक नई संरचनात्मक रूप को इकाई को लाना। एक पारिस्थितिकी तो बनता रहेगा, ये बन सतत प्रक्रिया है। अब कहीं जलवायु आ गई, बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो वहां से कुछ समय के बाद एक फिर से जनरेशन चालू हो जाएगा। लचीले पल का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन में योगदान देता है। भाई जो जो समाप्त हो चुका है बाढ़ से, जलवायु से, परिवर्तन से, तो वहां कुछ न कुछ तो क्रमिक विकास होगा। शुद्ध सभ्यता बनिष्ठ हो गई, उसके बाद सभ्यता आई कि नहीं आई, लोग आए कि नहीं आए, कम लोगों से आज कितने लोग हैं। आज हमें लगता है कि सबसे डिजास्टर ही पॉपुलेशन है, और इसको हैंडल करना, इसकी पुनर्स्थापना के लिए या इसको विस्थापित मार्केट करने के लिए या इसको अच्छा जीवन देने के लिए हम हमारे एस्ट्रोनो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट जो है, और स्पेस डिपार्टमेंट जो है, हर देश का, पूरे विश्व का, ये सब प्रयास कर रहे हैं कि मानव को हो सकता है दूसरे ग्रह में विस्थापित करने का। इसीलिए नए 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 आविष्कार होते रहे, नए नए खोज हो रही हैं, आविष्कार तो हो ही रहे हैं, और ताकि जीवन को आसान और सुगम्य और एक स्थापित बनाया जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो घट नहीं सकती, और वो घटेगी तो फिर वो प्रकृति के लिए लॉस हो जाएगा आगे चल के। तो इसके करने के लिए क्या हुआ, अब दूसरे ग्रहों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी पैसा कमा लिया जाए ताकि जमीन हम लोग भी वहां खरीद ले सके। तो आ, तो जैव विविधता की गतिशीलता, ये गतिशील है, रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। समाप्त होगा, एक समय बीतेगा, फिर चालू हो जाएगा, इसी को अनुक्रमण बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में। तो अब क्या हुआ कि हमें अ, एक हस्तक्षेप जो मानव करे उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, डिसाइडेबल होना चाहिए, साइंटिफिक डिस्कशन के बाद होना चाहिए। खैर, इसको ध्यान रखिए। आगे आगे एक चीज देखिएगा कि अब ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनने जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं, क्वेश्चन कहीं से फॉर्मेट हो सकता है। अब ये आप नहीं कर सकते कि हमारा लेबल ये उनका लेबल, कुछ नहीं, सब लेबल अप है भैया। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमें, मुझे लगता है होलिस्टिक अप्रोच ही सक्सेस होती है, बाकी सब तो खैर एग्जाम ही बताएगा। प्रावधान सेवाएं, विनियमन सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं, सहायक सेवाएं। अब प्रावधान क्या होगा, आप अपनी इच्छा की पूर्ति के अनुसार जो जो तंत्र बनाएंगे उसे बोलेंगे प्रावधान। पारिस्थितिक से उत्पाद, जैसे भोजन, ताजा पानी की व्यवस्था, ताजे हवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये सब कैसे है कि प्रावधान करना पड़ता है। विनियमन, अब विनियमन से क्या होगा,
विभिन्न प्रकार के तटक्रियाओं में एक्सचेंजेबल चीज होनी चाहिए, जैसे जलवायु विनिमय, जल का शोधन, परागकण, निषेचन, तो ये पौधों में नए हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें विनिमय सेवा कराएंगी। अब खेलना, अध्यात्म करना, सौंदर्यात्मक चीजों को करना, ये गैर भौतिक लाभ होते हैं, ये भी शासकीय सेवाएं मिल जाती हैं। सहायक सेवाएं, पोषण चक्र, मृदा का निर्माण करना, मृदा का संशोधित रखना, संरक्षित रखना, ये सभी सेवाएं सहायक सेवाएं कहलाती हैं। अब प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में क्या है, तो हमारा एक ही दिमाग में बात आएगी चाहिए, बायोमास के उत्पादन की दर को दर्शाना, कितना बायोमास उत्पादित हो, ये पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की कहानी होती है। इसमें इसमें जीपीपी एनपीपी याद रखिएगा। एनपीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और जीपीपी सकल प्राथमिक उत्पादकता, ये आप इसके आगे बढ़ेंगे। फिर अब आ गया, अभी इसको चीज को जरा एक देख लीजिए, पोषक तत्व चक्रण, जकरण प्रकाश संश्लेषण, मृदा निर्माण आदि, आपूर्ति में भोजन, मीठे पानी, विनिमय में वायु गुणवत्ता, जलप्रवाह, प्रवर्धन, परागकण, जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं आदि को सांस्कृतिक अस्तित्व मूल नैतिक में, ये आप टर्म पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन राइज होंगे। जैसे भोजन हो गया, मीठा हो गया, पानी रेसे हो, मीठे पानी हो गया, रेसे हो, बायोमास, ये क्या है, ये आपूर्ति वाली बात है ना। और वायु की गुणवत्ता विनिमय हो गया, जल अपवाह विनिमय हो गया, पर्दन विनिमय हो गया, प्राकड़ विनिमय हो गया, जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं जितनी भी हैं विनिमय हो गया, ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा। कैसे एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आ जाइए आप, ये खतरे तो वाला तो पॉइंट आएगा तो आप उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब ये भैया जैव विविधता का महत्व देख लीजिए, इनको तीन कैटेगरी किया गया है, आनुवांशिक विविधता, प्रजातिगत विषय विविधता, पारितंत्री विविधता, ये आपको याद रखना है। आनुवांशिक, प्रजातिगत, पारितंत्र, इसको नोट्स बनाते चलेंगे आप। अब जैव विविधता को मेंटेन रखना ही जलवायु परिवर्तन को रोकना है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो वनों, आर्द्र भूमि और मैंग्रोव में कार्बन का भंडारण करके जलवायु परिवर्तन शमन में सहायक होते हैं, इसीलिए इनकी संवर्धन और सुरक्षा करने के लिए हमें हर प्रकार के प्रयास करने होंगे, तो क्षेत्रीय से लेके देशी या देशी से लेके प्रादेशिक प्रादेशिक होने चाहिए। अकेले जंगल वन जो है वैश्विक उत्सर्जन का 11% समक के लिए जिम्मेदार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्थिक लाभ तो अनेक हैं, आप खाद्य उत्पादन से लेकर वानिकी तक, पारिस्थितिक पर्यटन तक, जितने भी चाहे आप ये आयाम जोड़ दें, वहां से आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट होना ही होना है। इकोनॉमिकल कई प्रकार के, सोशल, कल्चरल, ठीक है, संस्कृत और पहचान के अभिन्न होते, बिल्कुल है ना। मूल निवासी बचे रहेंगे तो संस्कृत बची रहेगी, ये आजकल चल रहा है, जल जंगल जमीन, ठीक है। अब आप आ जाइएगा यहाँ पर, मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारक क्या है। एक तो होते हैं पारिस्थितिकी कारक, जैसे मौसम में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, चरम मौसमी घटनाएं आदि, ठीक है। कहीं भी देख लीजिए इन बातों को, उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया है कि समुद्र के पिघलने से मानव ध्रुवी भालू के बीच नकारात्मक संपर्क की संभावना, आर्कटिक में मानव जनित में क्या हो गया, पर्यावरण का नुकसान हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, अवसंरचना का विकास, शहरीकरण करने से क्या हुआ भाई, जंगल जमीन कट रहे हैं तो उससे दुरुपयोग उनका होगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर मानव जनित कारक क्या हुए, ये हो गया आपका देन मन वन्य जीव संबंधी कारक, जानवरों का जीवन चक्र व गतिशीलता में परिवर्तन, आक्रामक विदेशी प्रजातियों की उपस्थिति के कारण जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनका विलुप्तीकरण, इन सब पर एक बहुत, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से क्वेश्चन सेगमेंट होके बना सकता है एग्जाम के मेंस में, और उसको फिर आप वहां, अब डाटा वाले क्वेश्चन विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे,
तो इनके लिए वो क्या है, आपको एक समझ देनी पड़ेगी। मानव जीवन संघर्ष का प्रभाव, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम यहाँ पॉइंट उठा रहे हैं कि किसने क्या किया इनको रोकने के लिए। तो मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए उठाए गए कदम, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन किया गया, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब इसका उद्देश्य क्या था? हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व स्थापित किए गए। उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों, उनके रहने का स्थान, पर्यावास बोलते हैं, का संरक्षण कर सकें, ताकि दुनिया में विविधता मेंटेन रहे, वो अस्तित्व में बने रहें, पर्यावरण का संरक्षण होता रहे। फिर उस स्टडी में देखा गया विशिष्ट प्रजातियां हैं जो बहुत ही वनरेबल थी, उनके लिए भी कुछ उपाय किए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन, नियम, कानून सब बनाना जारी रखा। जैसे हाथी, गौर, तेंदुआ, मगरमच्छ जैसी 10 प्रजातियां प्रारंभिक में शामिल हुई। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे हाथी संरक्षण, मगरमच्छ संरक्षण, टाइगर संरक्षण, बाघ संरक्षण, तेंदुआ संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण, सिर्फ नियम बनते रहे। इसका डेट वाइज अभ्यास करेंगे, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। केंद्र मेरा लक्ष्य है कि मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करूंगा। जो कुछ एड ऑन लगेगा तो उसको जरूर वीडियो में ऐड किया जाएगा। आप इसका पूरा लाभ एग्जाम हॉल में उठाएंगे, ये आशा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तक संरक्षण। अब जितने भी वन जीव पर्यावासों का विकास, हैबिटेट्स का विकास किया जाएगा, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट जैसी जितने हैं, इन सब के लिए केंद्र ने इसमें अपना प्रायोजित किया। मतलब अब केंद्र चाहता है इसमें ऑटोनॉमी लेगी, पैसे से लेकर, तकनीक से लेकर स्टडी तक, ठीक है। राष्ट्रीय वन जीवन कार्य योजना बनाई गई, उसका नाम है 2017 से 2035। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मानव वन जीवन संघर्ष के प्रबंधन पर एक समर्पित अध्याय को शामिल किया गया। राष्ट्रीय मानव वन्यजीव संघर्ष समन्वय रणनीति और कार्य योजना 2021 से 26। फिर से सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय मानव वन्यजीव संघर्ष समन्वय रणनीति और कार्य योजना 2021 से 26 तक। यह योजना सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व, जियो और जीने दो, और मनुष्य और वन जीवों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करती है। ठीक है, इन दोनों फैक्ट को याद कर लेंगे। अब आया जाता है कि जैव विविधता का संरक्षण की प्रक्रियाएं क्या है इसको। तो एक टर्म आता है इन सीटू और एक आता है एक्स सीटू, याद रखिएगा। इन सीटू का मतलब में क्या होगा, जानवर और पौधों, उन जहां का जो रहने वाला है उसी को वहीं पर मतलब उसके सब प्रकार की तकनीकों का उपलब्ध कराकर उनको संरक्षित रखना, ये हो गया भैया इन सीटू। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, जो उनके प्राकृतिक आवास हैं, जिन मनुष्यों के सॉरी जिन पशु पक्षी पौधों के, वहीं पर जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, वन्य जीवन अभ्यारण्य बना दिए गए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए, आरक्षित वन बना दिए गए, संरक्षित वन बना दिए गए, ताकि जो रहे ये उसको बोलते हैं इन सिटू। अब क्वेश्चन बन सकता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, बायोस्फीयर रिजर्व, अभ्यारण्य, वन जीवन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये किस प्रकार के संरक्षण के टर्म में आते हैं? आप बोलेंगे इन सीटू। और एक्स सीटू क्या होता है? प्राकृतिक आवास से इतर बाहर जैव विविधता का संरक्षण जो किया गया उसको बोला गया एक्स सीटू संरक्षण। अब क्या हुआ, प्राणी उद्यान बना दिए गए, चिड़ियाघर जिसे बोलते हो, वनस्पति उद्यान बना दिए गए, लखनऊ में सीमैप है ना, चिड़ियाघर है हर जगह पर, बीज बैंक बनाए गए, पशुओं को पाला गया, उनके बीजों को संरक्षित किया गया,
ताकि तो उनका अस्तित्व बना रहे। तो ये आप एक्स-C2 बोल देंगे। प्राकृतिक आवास से इतर कोई आवास बना दिया गया, उनको वहां पर सब सुविधाएं दी गई, उनके रहने बसने प्रजनन करने और अपना क्या कहते हैं विचरण करने और सब सुविधाएं उनको प्रदान की गई, उसे एक्स-C2 बोला गया। अब ये यहाँ पर कुछ चीजें ये जो दी हैं ये क्वेश्चन फॉर्मेट बनेगी, 100% बनेगी। रेड डाटा बुक और आईसीएन श्रेणियां एक वैश्विक संरक्षण के बैरोमीटर बनाए गए। इसमें आप एक बार देख लीजिएगा उसको तैयार। विलुप्त का बढ़ता हुआ जोखिम, अब ये एनई से चला, डीडीएलसी, एनटी, वीयू, ईएन, सीआर, ईडब्ल्यू, ईएक्स। अब इनको आप एक बार देखिए। एनई नॉट एवेल्यूटेड, अभी तक उनके बारे में कोई गणना नहीं की जा सकती, उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। डेटा डेफिशिएंट, डेटा नहीं है। एलसी लिस्ट कंसर्न, चिंता वाली बात स्टार्ट हो रही है। एंटी नियर थ्रेटेंड, मतलब लगभग चेतावनी के कगार पे है। वनरेबल, अगर नहीं उपाय किया गया तो कुछ भी हो सकता है। एंडेंजर्ड, ईएन बिल्कुल भी समाप्ति की ओर, मतलब अब डेंजर में आ गए हैं ये। सीआर क्रिटिकल एंडेंजर्ड, बहुत ही मतलब इनमें फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन लेने की जरूरत है। ईडब्ल्यू एक्सटेंट इन वाइल्ड और ईएक्स एक्सटिंक्ट, समाप्त, अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म थे, इनको देख लीजिएगा। अब बाधाएं कौन कौन सी आएंगी, तो बाधाएं में जब क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको फॉर्मेट कर लेंगे। अब क्या हुआ, जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 70% अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी है, ये खतरे की घंटी है भैया। 1500 संवहनी पौधों की स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता के लिए कम से कम कंडीशन 1500 है, याद कर लीजिएगा इसको। और इसके बाद देखिएगा भाई, अब जो भी हो सकता है, एनजीओज, वैज्ञानिक का महत्व, इस सब की आप एक फॉर्मेट ले लीजिए कि इनकी सुरक्षा संरक्षा संवर्धन के लिए हमें फंड की आवश्यकता तो है ही है, फंड का उचित वितरण हो, साथ में जो प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तकनीक से लेके लोगों तो का एक मंच होना चाहिए ना। ऐसे करते करते विश्व में कई मंच हैं, यूएनएफसीसी है, यूएनओ है, कॉप हो रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो ये जितनी भी लिस्ट है मैं इसकी एक वीडियो अलग से बना कर दूंगा। अब हमारे भारत में दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में मौजूद हैं, जो विश्व के सबसे समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र हैं। मतलब पूरे दुनिया के 36, उसमें भारत के 4। जैसे नंबर 1 पश्चिम घाट और श्रीलंका, पश्चिम घाट और श्रीलंका। नंबर 2 हिमालय। नंबर 3 इंडो बर्मा क्षेत्र। नंबर 4 सुंडा सेल्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नंबर 1 पश्चिमी घाट और श्रीलंका। नंबर 2 हिमालय। नंबर 3 इंडो बर्मा क्षेत्र और नंबर 4 सुंडा सेल्फ, दैट इज अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इन चारों को आप याद रखिएगा। पश्चिमी घाट और जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में कोई भी हो, उसमें मानव के द्वारा हस्तक्षेप होगा तभी वो दिक्कत में आएंगे, इसीलिए इनको बहुत हॉटस्पॉट का दर्जा, इनको चारों पे बहुत ही ज्यादा अध्ययन होगा, पैसे लगेंगे, इनको संरक्षित किया जाएगा। अगर इनको नहीं किया जाएगा विविधता गायब हो जाएगी। विविधता को नष्ट होने का संकेत क्या है कि हमारे लिए घातक साबित होगा। तो इनका पर्यावरण संरक्षण और विखंडन जैसी गंभीर चुनौतियां जब इसमें उत्पन्न होने लगी हॉटस्पॉट्स पे, तो एक टीम बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। तो उसमें से एक गाडगिल समिति किसकी सिफारिश की गई, जैव विविधता के पर्यावरण संरक्षण और विखंडन जैसी समस्याओं को हल करने के लिए गाडगिल समिति 2011 में बनी। इन्होंने क्या किया, पर्यावरण रूप से संबंधित क्षेत्र को कैटेगराइज किया। अब बताया
कि खनन, वनों की कटाई और वहां पे विभिन्न प्रकार के निर्माण, ये सब के लिए 2 तक है। फिर 2 साल के बाद, 2011 के 2 साल के बाद 2013 में कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशें आई। इन्होंने कहा कि जो पर्यावरण रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, वह 67% से घटकर 37% करने का सुझाव दिया। दूसरा चीज, समिति ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित विकास, डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा ना हो। डेवलपमेंट बढ़ेगा तो कहाँ से लेके आओगे जंगली जमीन यार? कितनों किंतु परंतु करो, टेरेस्ट्रियल तो बनाओ या तो, है ना? तो भाई अगर इच्छा बढ़ेगी तो आप किसका क्षेत्र लेंगे? फिर आया JFM, ये इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त वन प्रबंधन, स्थानीय समुदायों को वनों की रक्षा की जिम्मेदारी का साझेदारी बनाना। ये एक नई पहल रही, इनोवेटिव पहल रही, जिससे उनको संसाधन का लाभ मिल सके। ये हो भी सकता है। देखिए क्या होता है, अभी देखेंगे आप, अक्सर लोग पहले धान की खेती, गेहूं की खेती करते थे। अब क्या हुआ कि वहां पर एक तालाब बना दो, बड़ा सा तालाब बन गया, बहुत बड़ा तालाब बन गया, और उसके ऊपर एक ऐसा किया कि एक जाल नुमा छत बनवा दी तार की, किसी ऐसी चीज की जो अपघटे ना हो, टूटे ना, संरक्षित रहे। उसके ऊपर सब्जी लगा दी, ये फैलने वाली सब्जी, ककड़ी, लौकी, तुरई, ये सब चीजें, और नीचे मछली पाल दिया। ठीक है, और उसके मछली के पाल दिया, सिंघाड़े भी लगा सकते हो उसी में। तो एक ही स्थान पर 3-4 तरीके, आखिर ये सब्जी कहीं और लगती, जमीनों कहीं और लगता। तो ये प्रकार का एक जो हुआ, इससे फायदा बहुत हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा पश्चिमी घाट को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, सतत विकास के पहलों के उपलक्ष्य में। अब देखिए इसमें एक चित्र है, इको सिस्टम बना दिया गया, इको ब्रिज और इको सिस्टम फर्स्ट बना दिया गया। ऊपर से पुल क्रॉस करके ये पूरा जंगल यहाँ लगा जगह, ये स्मार्ट तरीका है। अब ये पुल है, आराम से गाड़ी भी जा रही है, जो जमीन इसमें लगी होगी ये जमीन इसमें कवर कर लिया गया होगा। ये भी कहता है, इको डक्ट्स भी कहा जाता है। इको ब्रिज, इको डक्ट्स कहलाते हैं। ये मानव निर्मित जो अवरोध हैं, हाईवे, रेलवे, लकड़ी कटाई के कारण बाधित हो रही वन्य जीव आवाजाही को फिर से जोड़ने के लिए बनाई जाती है। ये ब्रिज जीवों को सड़कों और अन्य अवरोधों को सुरक्षित रूप से पार करने की सुविधा देते हैं। अब यहाँ से भाई जाओ जंगल में, तो जंगल में इधर आ जाओ, जंगल में इधर आ जाओ। ठीक है, तो आप इको डक्ट्स भी जान गए। अब ये गलियारा बना दिया गया, इको ब्रिज का ये हुआ। सदुपयोग रोकथाम भी किया गया कि अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ऐसी कई प्रकार की इको ब्रिज बनाई गई हैं। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि चिपको आंदोलन क्या हुआ, 1973 में हुआ था। सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और एक अपिको आंदोलन था, ये कर्नाटक में था 1983 में। तो 1973 के ठीक 9 साल के बाद, तो 1983 में अपिको आंदोलन, चिपको अपिको में भूलिएगा मत, अपिको कर्नाटक से है, चिपको उत्तराखंड से है। ठीक है, और इसके बाद टिहरी बांध विरोध आंदोलन 1980-1990 की बात है। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना ने में जो स्थानीय लोग थे और जो पर्यावरण को जानकार रखते हैं, पर्यावरणविदों ने इसका बहुत विरोध किया, और इस तरीके से भी संरक्षण के उपाय किए, दबाव समूह बनाकर। अच्छा, अब देखिए प्रकृति आधारित समाधान भी किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रमुख प्रकृति आधारित समाधान क्या हो सकते हैं, तो आप इसमें नंबर 1 पुनर्स्थापना कर सकते हैं, संरक्षित क्षेत्र बना सकते हैं, कृषि वानिकी कर सकते हैं, मैंग्रोव सी ग्रास जरूर याद रखिएगा कि पुनर्बहाली कर सकते हैं, तटीय सुरक्षा, कार्बन संग्रह, मछलियों का प्रजनन क्षेत्र बना सकते हैं, आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण करें, कुछ प्रजातियां ऐसी ना आ जाएं जो स्थानीय प्रवासियों को खा जाएं या उनको स्पर्श मतलब करके उनको खत्म कर दें, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब 1972 की कुछ बातें हैं।
अनुसूची 1 से लेकर 6 तक बनाई गई। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा सकती है। 1972 वन जीवों को पकड़ने, व्यापार, परिवहन, शिकार, वैज्ञानिक और शैक्षिक उपयोग की नियुक्ति करता था। इसके सकारात्मक क्या प्रभाव पड़े? यह अधिनियम वन जीव को विशेषकर अति संकटग्रस्त प्रजातियों को मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे अवैध व्यापार पर कमजोर प्रभुत्व, उदाहरण के लिए जंगलों में 100 से अधिक पक्षी और कछुए जब्त किए गए थे। इसका मतलब हो रहा होगा ना। तो ये आपके कुछ पहलू हैं। संरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, कॉरिडोर बनाने का आधार प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 11 के तहत परमिट लेकर नियंत्रित शिकार की अनुमति दी गई। ये कुछ टर्म है भैया, इसको याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तकनीकी एआई की जहां भी टर्म एआई तो यूज होगा ही होगा। राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना 2017 से 2031 नेशनल वाइल्ड एक्शन प्लान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1972 में जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 72 है और वन जीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980 और जैव विविधता अधिनियम 2002, इन तीनों का सैंडविच फॉर्म है ये। कौन कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण 1980 और जैव विविधता अधिनियम 2002, इन तीनों का सैंडविच बन के क्या आया कि राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना 2017 से 2031 बनी। अब इसका क्या मतलब था? यह तीसरी राष्ट्रीय वन कार्य योजना जलवायु परिवर्तन की सभी चिंताओं, जितनी भी चिंताएं हैं, तंत्रिक सेवाएं हैं और जिस प्रकार के संरक्षण प्रदान किया जा सकता था, इसमें उन बातों को समाहित किया गया। क्या क्या पहल हुआ? जलवायु परिवर्तन को संबोधित करती है और यह क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और कॉरिडोर संरक्षण को बढ़ावा देगी। राज्य और जिला स्तर पर विभागों के बीच समन्वय कमजोर, अ, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसकी हुई है, इस कारण इसमें दिक्कत भी आई। लेकिन समुदाय और आदिवासी समूह के साथ संयुक्त वार्तालाप होगा, प्रबंधन होगा, क्योंकि उनके राय से ही आगे दिशा बढ़ेगी ना। शहरी जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर की प्रजातियों को भी शामिल किया जाएगा। अब तो जो हमारे पास पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, तो क्या मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, रेलवे है, पर्यटन और जल संसाधन मंत्रालय के बीच एक तालमेल बनाए बिना हम इसके आउटकम को इस स्तर पर नहीं पहुंचा सकते। तो अब अगला आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पे, ध्यान रखिए। यह केंद्रीय अधिनियम भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। उल्लंघन पर 15 लाख का जुर्माना है। निरंतर पालन न होने पर दैनिक दैनिक भी दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 15 के तहत एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा बनाने को उपलब्ध कराता है। 96 एनजीटी की सक्रिय हस्तक्षेप की अनुमति है। पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी ऐतिहासिक सिद्धांत को बल मिलता है। मसौदा संशोधन नियम 2024 के सुसंगत न्याय निर्णय प्रक्रिया और केंद्रीय नीति का प्रावधान भी इसमें किया गया है।